पब्लिक अकाउंट कमेटी। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जिस्टेंस में आती है 1921 में और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। तब से ये कमेटी एग्जिस्टेंस में है, यानी कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो अब तक एग्जिस्टेंस में है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 आते हैं फ्रॉम लोकसभा और 7 आते हैं फ्रॉम राज्यसभा। अपने ही मेंबर्स में से पार्लियामेंट 22 मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। इनके इलेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, ये हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है। अगर डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देखें। और एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जितनी भी वोट का परसेंटेज होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको शीट्स भी उसी परसेंटेज में मिलती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज अपना चुनाव लड़ रही है और 100 सीट्स के लिए। पॉलिटिकल पार्टी ए, बी और सी। पॉलिटिकल पार्टी ए है जो उसको 60% वोट मिलता है, तो 60% वोट मिलने के कारण जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 60% सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी ए को जाएंगी। ऐसे ही मान लो बी को टोटल जो वोट्स हैं उनका 30% वोट मिली है पॉलिटिकल पार्टी बी को, तो उसको 30% सीट्स मिलेंगी जो भी टोटल सीट्स हैं उनकी। और मान लो सी है जो उसने विन करें 10% वोट, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको 10% जो भी टोटल सीट्स हैं उनका 10% सीट मिलेंगी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज़ को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है। जो माइनॉरिटी हैं उनको कम से कम उतनी सीट्स तो मिलेंगी जितने उसको वोट मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा वोट आते हैं वही जीत जाता है। भले ही एक वोट किसी कैंडिडेट के पास ज़्यादा आता है तो उसी एक वोट के बेस पे वो विनर हो जाता है। तो फिर यूँ होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज की थोड़ी कम सुनी जाती है, बट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें जितनी आपको वोट मिली है कम से कम उतनी सीट्स तो आपको उस इलेक्शन में मिलेंगी। यानी कि अगर माइनॉरिटीज खुद को भी वोट डालेंगी तो उतनी सीट्स तो उनको मिल ही जाएंगी। तो इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के इलेक्शन में सभी पार्टीज को उनका जो भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन होता है वो मिलता है। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इलेक्शन हो रहा है तो बीजेपी चाहेगी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर बीजेपी के मेंबर हो, कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उनके मेंबर हो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, और कोई अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी चाहेंगी कि उन पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर उनके भी मेंबर हो। तो कम से कम कांग्रेस वाले तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, बीजेपी वाले जो भी मेंबर है वो बीजेपी को वोट डालेंगे। इससे जितना भी जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट का परसेंटेज मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग उनको सीट्स भी मिलेंगी। तो इसका सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। और अगर टर्म की बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो वो होता है 1 साल का, मतलब हर 1 साल के बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के टर्म की बात करते हैं तो वो होता है 1 साल में, मतलब हर 1 साल के बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और अगर बात करें चेयरमैन की तो चेयरमैन को अपॉइंट करता है स्पीकर, और वो भी एक कन्वेंशन है 1967 के बाद से कि वो अपोजिशन पार्टी से ही अपॉइंट करा जाएगा चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे यूज में आता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ यूं नहीं कि ऊपरी लेवल पे है, ये डीपर लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कमेटी है ये अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी में, यहाँ पे चेयरमैन का एक सिग्निफिकेंस अपने को पता है क्योंकि इनके कई सारे मेन फंक्शन है। तो फिर अपोजिशन को भी यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ दिया जाता है, इसके मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाता है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं तो वो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बजट में अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू जो भी डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो भी पैसा मांगती है उस पैसे को अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाया जाता है। तो इस अप्रोप्रिएशन बिल से जो भी पैसा आता है वो जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया गया था, कितना पैसा पार्लियामेंट के द्वारा खर्च करने के लिए अलाउ किया गया था किसी पॉलिसी के लिए, किसी स्कीम के लिए, और कितना एक्चुअल में खर्च हुआ है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये चेक करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेकंड फंक्शन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस अकाउंट। तो फाइनेंस बिल जो बजट में लास्ट स्टेज होती है, जो इनकम साइड होती है कि सरकार को जो टैक्स आया है कैसे कलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज जाती है फाइनेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी इन फाइनेंस अकाउंट में देखती है कि रिसिप्ट्स कितनी है, सरकार के पास कितना पैसा आया है और कहाँ से आया है, और डिसबर्समेंट कितने, यानी कि जो पेमेंट है वो कितने हुए हैं, किन चीज़ों के लिए हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है कि कहीं करप्शन तो नहीं हुआ है, वेस्टेज तो नहीं हुई है, जिन एक चीज के लिए पैसा दिया गया था उस चीज के लिए सही तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज किया गया है या नहीं, ये सारी चीजें एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो होता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो भी कैग, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको स्क्रूटनाइज करती हैं। कैग रिलीज करता है 3 एनुअल रिपोर्ट्स। फर्स्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, और एक होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये तीनों टाइप की रिपोर्ट्स कैग प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि पैसा सही से लगा है या नहीं, और इन तीनों रिपोर्ट्स को वो कैग प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि उसके पास रिक्वायर्ड टाइम और एक्सपर्टीज नहीं होती है कि वो कैग की रिपोर्ट्स को डिटेल में अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो फिर पार्लियामेंट इन तीनों रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड कर देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। पब्लिक अकाउंट कमेटी इन तीनों रिपोर्ट्स के थ्रू एनालाइज करती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, फाइनेंस अकाउंट को। तो पहले तो कैग देखते हैं कि जो भी पब्लिक पैसा उसको कैसे सही से खर्च किया गया है या नहीं, और फिर कैग की इन रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी एनालाइज करती है, एग्जामिन करती है, देखती है कि जो पैसा लीगली किसी स्कीम के लिए दिया गया था वो दिया भी जा सकता था या नहीं। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो खर्च किया गया है इन खर्चों को करने वाले अथॉरिटी के पास खर्च करने की पावर थी या नहीं, ये चेक करने का भी काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है कि जिस मनी को रीअप्रोप्रिएट करा जाता है, मतलब एक हेड से दूसरे हेड के लिए ट्रांसफर करा जाता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग किया गया हो, कानूनी तौर से किया गया हो। तो मेन फंक्शंस पब्लिक अकाउंट कमेटी का हुआ कि कैग की रिपोर्ट्स को चेक करना और उसके थ्रू ये देखना कि जो पैसा दिया गया है वो लीगली दिया गया हो किसी स्कीम के लिए या नहीं दिया जा सकता था। सेकंड, ये देखती है कि जिस अथॉरिटी ने खर्च किया है उस पैसे को, उसके पास खर्च करने की पावर थी या नहीं थी, उसके पास वो राइट था या नहीं था। और ये चेक करती है कि रीअप्रोप्रिएशन किया गया तो वो लॉफुल तरीके से किया गया हो। देन स्टेट कॉरपोरेशंस यानी कि स्टेट रन बिजनेस जितने भी होते हैं या जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हैं, इनके अकाउंट को एग्जामिन करना, चेक करना कि यहाँ पे जो पैसा है वो सही खर्च हो रहा है या नहीं, ये सब एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। बट कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स इंडिया के अंदर ऐसी होती हैं जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। तो इन कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स को छोड़ के जिनके अकाउंट्स को एग्जामिन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, बाकी सारे स्टेट कॉरपोरेशंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है। इसके अलावा सरकार की जितनी भी ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके अकाउंट को भी ऑडिट करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। गवर्नमेंटल स्टोर्स और स्टॉक्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंटल ऑफिसेज होते हैं उनके अंदर काफ़ी स्टोर्स होते हैं और उनके अंदर स्टॉक्स लाए जाते हैं, मतलब काम की चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं।
तो ये जितने भी सरकारी स्टोर्स और स्टॉक्स हैं, इनके अकाउंट्स को ऑडिट करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। उनका जितना भी एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है, रेवेन्यू जितना भी आ रहा है, उनको पहले कैग ऑडिट करता है, फिर कैग की रिपोर्ट के बेस पे पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है। नेक्स्ट फंक्शन है कि अगर किसी सर्विस के लिए जितना पैसा दिया गया था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया गया है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये भी चेक करती है कि ये एक्सपेंडिचर ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो यहाँ पे कैग पहले अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और इस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो एक तरीके से जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये कैग की रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर इनको इसकी रिपोर्ट में कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसको असिस्ट करने के लिए रहते हैं कैग। मतलब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये असिस्ट करी जाती है कैग के द्वारा। कैग इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को असिस्ट करते हैं और इसके लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस को देखते हुए हम ये तो कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट कमेटी है, बट इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है ब्रॉडर पॉलिसी क्वेश्चंस। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी ये तो चेक कर सकती है कि किसी पॉलिसी, किसी स्कीम के लिए जो पैसा दिया गया वो लीगली ठीक है या नहीं है, या दिया भी जा सकता था या नहीं दिया जा सकता, ये तो चेक कर सकती है। बट उस पॉलिसी को चेक नहीं कर सकती, उस पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती कि ये पॉलिसी ठीक है या नहीं है। सेकंड है कि एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर हो चुका किसी भी स्कीम के अंदर और रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन कर सकती है। एक लिमिटेशन ये है कि जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का, उनके अंदर ये कमेटी इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि एक एडवाइजरी रिकमेंडेशन होती है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। मतलब जो भी इसने एडवाइस दी वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर बाइंडेशन नहीं है, वो अगर वो चाहे तो उनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है और ना चाहे तो नहीं कर सकती। और अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को यूं लगता है कि कोई एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक मनी का वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दे, कि ये बोले, ये ऑर्डर दे कि आगे से इस एक्सपेंडिचर को नहीं करा जाए। तो ये पावर पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास नहीं होती। और एक और पब्लिक अकाउंट कमेटी की लिमिटेशन ये है कि ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है कि ऑर्डर दे के किसी एक्सपेंडिचर वगैरह को देख सके। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। बस इसके ऊपर यूं हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट को इसकी एडवाइस अच्छी लगे, इसका सजेशन अच्छा लगे, तो फिर वो उसको कंसीडर कर सकती है।